वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर 9 जो है अपना सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो बेटा, अभी आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा मेरे साथ में, तो उसमें आपने क्या देखा था कि उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीखा। अब हमने कहा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी पढ़ ली, मीन्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी पढ़ लिए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी देख ली, पर इन सब का हमारी लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में इनका क्या यूज़ है। अब ये तो पता चले कि हमने ये पढ़ा है तो इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है ना बेटा। तो इस चैप्टर में अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे सराउंडिंग्स में जब हम कभी हाइट या डिस्टेंस निकालना चाहते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो देखो बेटा, जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि सबसे पहले इसके बारे में कब सोचा गया या इससे कौन सा नया रिज़ल्ट निकाला गया, कौन सा बड़ा रिज़ल्ट निकाला गया। तो इसके लिए तो बेटा ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी टाइम पहले से इसके ऊपर काम किया गया, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सबसे ज़्यादा इसके लिए यूज़ किया एस्ट्रोनॉमर्स ने। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुई जब उनको यहाँ सोचा उन्होंने कि अर्थ से लेके किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से लेके स्टार तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए उनको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प की ज़रूरत हुई और उन्होंने इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ स्टार्ट किया। अब इसकी जो नॉलेज है वो ऐसा नहीं है कि अपने एस्ट्रोनॉमर्स के ही काम आ रही है, वो हमारे काम में भी आ रही है। जब हम कोई मैप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास में आती है। मान लो हम कोई आइलैंड की पोजीशन को अपना बताना चाहते हैं लॉन्गिट्यूड और अपने लैटिट्यूड्स के रिलेशन में, तो भी हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। पर इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी, पर सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास में 19th सेंचुरी में आया था। जब बेटा सर्वे जो अपनी ब्रिटिश इंडिया थी उन्होंने एक ग्रेट सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंग 19th सेंचुरी में 1852 में उन्होंने जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है उसकी हाइट पता करना चाहा। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने उससे 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 6 स्टेशंस बनाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है और हमको इसकी हाइट पता करनी है कि ये इसकी हाइट कितनी है। तो उन्होंने क्या किया कि इससे 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 6 स्टेशंस बनाए इसके सारी साइड्स में, ठीक है। और और यहाँ पर फिर यूज़ की उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर जो अपनी वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है एवरेस्ट, सबने नाम सुना है ना, काफ़ी फेमिलियर है ये वर्ड, काफ़ी फेमस है। उस एवरेस्ट की हाइट निकाली गई और तब जाके ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा ग्रेट सर्वे का रिजल्ट था वो हमारे पास में आया। अब आप सोचोगे कि इसका नाम एवरेस्ट क्यों है, तो इसलिए है कि ये जो अपनी हाईएस्ट माउंटेन थी इसकी हाइट पता करने में मेन जो रोल था वो था अपने सर जॉर्ज एवरेस्ट का, ठीक है। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी हाइट पता की थी, इसलिए इस वर्ल्ड की जो अपनी हाईएस्ट माउंटेन है इसका नाम उन्हीं के नाम के बेस पर एवरेस्ट रखा गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था हमारा सबसे बड़ा रिजल्ट जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड था और इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया था, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से उन्होंने इसकी हाइट पता की थी और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था थियोडोलाइट। ये एक्चुअल में बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये पहले भी यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है कि हम इससे एंगल मेज़र कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनका एक टेलीस्कोप था और उसके साथ में उन्होंने थियोडोलाइट को यूज़ किया और उससे फिर इसके एंगल पता किया कि माउंटेन तक उनका, यहाँ से जब उन्होंने इस माउंटेन को देखा तो उन्होंने ये पता किया कि इसके टॉप तक ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। और जब उनको ये एंगल पता चला तब उन्होंने, डिस्टेंस उनको ऑलरेडी मालूम था 160 किलोमीटर है, और उससे उन्होंने अपनी इस एवरेस्ट की हाइट निकाल ली थी।
ये थियोडोलाइट ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने यूज़ किया था, ये आज भी सर्वे ऑफ इंडिया का जो देहरादून में म्यूज़ियम है उसमें आज भी है, आप लोग चाहो तो जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका यूज़ करके उन्होंने इसकी हाइट निकाली थी। इसी तरह से उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में काम किया, तो हम लोग भी आज इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर अपने पास में कभी भी हाइट या डिस्टेंस निकालने के लिए कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो देखो, मान लो कि उनको यहाँ एवरेस्ट की ही हाइट निकालनी थी, तो उनके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या ज़रूरत थी। पहली चीज़ कि जिस चीज़ की हाइट निकालनी है उस ऑब्जेक्ट से उनका डिस्टेंस कितना था, फिर यहाँ पर इनका एंगल कितना बन रहा था जब इन्होंने यहाँ से इसको देखा। ठीक है, तो जब यहाँ अपने ऑब्जर्वर जो भी अपना पॉइंट होता है उससे अपनी हिल की हाइट को देखता है, तो इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है बेटा, कि ये जो अपना ऑब्जर्वर है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, इनको ज्वाइन करने वाली ये जो हम बेटा लाइन बनाएंगे ये कहलाएगी अपनी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट का ऐसा रहता है कि जब लाइन ऑफ साइट अपनी हॉरिजॉन्टल, ये जो अपना बेस है इसके साथ में एंगल बना रही है, ये हमको मालूम हो तो हम हाइट और डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं। अब जब यहाँ पर हमारे पास में ऐसा होता है कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इससे जो अपना कहना चाहिए ऑब्जेक्ट है, ये बेटा अपना ऑब्जेक्ट है जिसकी हमको हाइट पता करनी है। ठीक है, और ये हम ऑब्जर्वर हैं जहाँ से हम अपना देख रहे हैं। तो जब कभी भी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बेटा थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमको आ जाएंगी तो हम फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो ये जो एंगल बनाती है लाइन ऑफ साइट, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा, समझ गए। तब इस केस में ये हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर इसकी जगह पर हमने ये कहा कि हम यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल बन रहा है अपने पास में, ऐसा हम लोग डेली लाइफ में कई जगह करेंगे तो हमारे पास में राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा। और मान लो कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट अपना बेटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी लाइन ऑफ साइट है ये हमारे एंगल बनाएगी। तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो यहाँ एंगल बनाएगी ना बेटा, ये वाला अपना, समझ रहे हो बेटा। तो ये वाला इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी यहाँ पर है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ऑब्जेक्ट होगा तो भी एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी एंगल होगा। लेकिन जब अपने पास में ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब अपना हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात क्लियर हुई तुम लोगों को कि हमने क्या कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह से इनको डिफाइन किया है कि जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देख रहे हो तो आप उसको कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इस केस में अपना बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा। ठीक है, और जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं उस केस में आपका बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बेटा एंगल बनेगा अपना, इसका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया कि कभी भी कोई भी राइट ट्राइंगल है, इसमें हम नीचे से ऊपर भी चीज़ देख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं, है ना। तो उन दोनों ही केसेस में जो एंगल्स बनेंगे वो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे। इसके अलावा लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखो, इनसे अपन हाइट और डिस्टेंस किस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर ये एक कोई पतंग है
काइट है, सब जानते होंगे, ये कहीं पर उड़ रही है। ठीक है, आप यहाँ पर हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि इस पतंग की हाइट कितनी है, तो आपको क्या यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा आपके पास में? बिल्कुल होगा। अब आप ये देखना चाहते हो कि इसकी हाइट कितनी है, ये पतंग किस हाइट पर उड़ रही है। तो आपको केवल क्या अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एलिवेशन क्यों होगा? क्योंकि आप नीचे से ऊपर देख रहे हो बेटा। तो यहाँ पर अगर आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मालूम हो और आपके पास में ये डिस्टेंस मालूम हो, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम, अभी d है, तो आप इस पतंग की हाइट निकाल लोगे। अब आप सोचोगे कि मैम बार बार कह रही हैं हाइट निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बेटा हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? P/H। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? B/H। ठीक है, ये जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, हम इन्हीं का यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी सेक और कोसेक इन सब के रेसिप्रोकल आपको सब मालूम ही है। तो यहाँ पर केवल और केवल इतना करना होगा कि अगर आपके पास में हाइट निकालनी है, डिस्टेंस गिवन है, या डिस्टेंस निकालना है, हाइट गिवन है, तो आप एंगल के अकॉर्डिंग ये देख लो कि ये क्या चीज़ें हैं, मीन्स इन सेंस ऑफ परपेंडिकुलर है या बेस है, क्या चीज़ें दी हैं कि हाइपोटेन्यूस दिया है। तो अगर आपको ये मालूम है कि इसमें हाइट निकालनी है और ये एंगल के अपोजिट साइड है, ठीक है, ये अपने पास में साइड अपोजिट टू द एंगल है ना बेटा, तो इसलिए ये होगी परपेंडिकुलर और ये अपना क्या हो गया बेटा? एडजेसेंट साइड, मीन्स ये हो गया अपने पास में बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन किस में होता है? tan में। तो अगर अपने पास में इस एंगल की वैल्यू मालूम हो तो हम यहाँ पर ये tan थीटा इज इक्वल टू यूज़ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा H/d। अब अगर अपने पास में एंगल मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो हम हाइट निकाल देंगे कि हाइट किसके इक्वल आ जाएगी? डिस्टेंस इंटू tan की जो एंगल की वैल्यू है, और अगर अपने पास में डिस्टेंस निकालना है तो tan की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है tan की ही वैल्यू निकालो या tan की ही वैल्यू से अपना काम होगा। अगर मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने ये कह दिया कि तुम जहाँ से खड़े हुए हो, ठीक है, और ये हाइट तुमको मालूम है या डिस्टेंस मालूम है, और ये पूछ लिया जाए कि इसके साथ में जो स्ट्रिंग अटैच्ड है इसकी लेंथ कितनी है, ये तो ये हमको मालूम है, ये राइट ट्राइंगल है, तो ये अपनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसके इक्वल होगी? हाइपोटेन्यूस के। अब अगर अपने पास में ये डिस्टेंस मालूम है कि कितना डिस्टेंस है, तो ये एक्चुअल में एंगल की एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस, इसमें किस में रिलेशन को शो करेगा? कॉस में, cos B/H। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो इस केस में जब हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे तो हम यूज़ कर लेंगे अपना cos थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा D/L, इससे निकाल देंगे। बहुत आसान सा काम है, एंगल मालूम है और अपने पास में जो साइड फाइंड करनी है और जो चीज़ गिवन है उसमें केवल ये देखना है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक एग्ज़ाम्पल देके और हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि हमको ये मालूम हो कि ये अभी इसी पतंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, काइट के बारे में, कि हमने ये कह दिया कि जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे हाइट निकालनी है और मुझे ये मालूम है कि ये जो इसका बेस है जहाँ से मैं हाइट नापना चाह रही हूँ और ये इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल 45 डिग्री का है। तो हमारे पास में एंगल है, हाइट निकालनी है और बेस पता है, तो हमने जल्दी से tan 45 डिग्री यूज़ किया, तो वो आ गया H/10 P/V। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया H/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H की वैल्यू आ गई 10 मीटर, ख़त्म। हमने बता दिया कि पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है, 10 मीटर पे। अब इसी तरह से मान लो अपने को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L निकालनी है, तो वो उसके लिए देख लो। हमने कहा कि यहाँ हमको 10 मीटर मालूम है और ये अपने पास में L फाइंड करनी है, तो हमको कॉस यूज़ करना पड़ेगा, कॉस यूज़ करना है, और एंगल अपने को मालूम चल गया है कि 45 डिग्री है, तो तुमको लिखना पड़ेगा cos 45 डिग्री बेस 10 हाइपोटेन्यूस L जो हमें फाइंड करनी है। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, याद है सबको? ये होती है अपनी 1/√2, तो ये आ जाएगा 10/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो L की वैल्यू क्या आ गई बेटा?
10√2 मीटर निकाल दी हमने जल्दी से। इसी तरह से जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने अर्थ से सन तक का डिस्टेंस निकाल लिया था। समझ गए हो बेटा अच्छे से? अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।